India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह पर सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा, सरकार के पास यह साबित करने के लिए डेटा नहीं है कि समलैंगिक विवाह शहरी अवधारणा है। वादी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, समलैंगिकों के हक का हो रहा है हनन। माओवादियों से कथित संबंध पर एक्टिविस्ट जीएन साईं बाबा को राहत सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली। बॉम्बे हाई कोर्ट के बरी करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। कहा, अलग बेंच नए सिरे से विचार कर सकता है। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। जमानत की शर्तों में ढील देने की याचिका खारिज। सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में सीबीआई जांच पर कोर्ट की निगरानी खत्म। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, आरोप पत्र जारी हो चुका है, सुनवाई शुरू, निगरानी की जरूरत नहीं। India Legal presents Courts Roundup. तो बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईं बाबा को माओवादियों से कथित संबंध मामले में बरी कर दिया गया था। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रवि कुमार की खंडपीठ ने सभी दलीलों को खुला रखते हुए मामले को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय में भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर और एक्टिविस्ट जीएन साईं बाबा के साथ साथ अन्य लोगों को उनके कथित माओवादी लिंक पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और इस मामले को हाईकोर्ट में वापस भेज दिया, जिससे अलग बेंच द्वारा नए सिरे से विचार किया जा सके। जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें साईं बाबा और 5 अन्य को आतंकवाद विरोधी कानून गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ अपील की अनुमति देने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट मंजूरी सहित मामले में उठने वाले सभी सवालों पर विचार कर सकता है। जस्टिस शाह ने कहा कि राज्य के लिए ये तर्क देने का अधिकार होगा कि मुकदमे के समापन के बाद एक बार अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है, मंजूरी की वैधता या इसकी कमी महत्वहीन हो जाएगी। खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट को ये भी निर्देश दिया कि अपीलों का जल्द से जल्द निपटारा कराया जाए, अधिमानतः 4 महीने की अवधि के भीतर निपटारा हो। जस्टिस शाह ने समाप्त करने से पहले ये भी निर्दिष्ट किया कि औचित्य के हित में अपीलों को आगे किसी भी आशंका से बचने के लिए साईं बाबा और अन्य को बरी करने वाली पीठ के अलावा किसी अन्य पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए। अंतिम सुनवाई के दौरान संकटग्रस्त प्रोफेसर की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट आर बसंत ने प्रस्ताव दिया कि इस मामले को सभी संबंधित मुद्दों पर नए सिरे से सुनवाई के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में भेजा जा सकता है। सीनियर वकील ने यह भी सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका को लंबित रखा जाए। हालांकि जस्टिस शाह ने कहा कि निचली अदालत में अपील भेजने से पहले बरी करने के आदेश को रद्द करना होगा। खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया और बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को निलंबित कर दिया। कमेटी ने कहा कि इसमें शामिल अपराध प्रकृति में बहुत गंभीर हैं और सबूतों की विस्तृत समीक्षा के बाद अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया। इस प्रकार यदि राज्य योग्यता के आधार पर सफल होता है तो अपराध समाज के हित, भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ बहुत गंभीर है। 2019 में हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की उसकी अर्जी खारिज कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने तेलुगु देशम पार्टी के दो नेताओं की 2018 की हत्या के मामले में भाकपा माओवादी से कथित रूप से जुड़े दो आरोपियों को इस आधार पर जमानत दे दी कि वे 4 साल से अधिक समय से हिरासत में थे और आरोपों को अब तक फ्रेम नहीं किया गया था। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री ये मानने के लिए उचित आधार नहीं बताती है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ यूएपीए के तहत अपराध के आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं और इसलिए यूएपीए की धारा 43D(5) के मुताबिक जमानत देने पर रोक आकर्षित नहीं होती। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा, अपीलकर्ता 4.5 साल से हिरासत में है, आरोप तय नहीं किया गया है और अभियोजन पक्ष 140 से अधिक गवाहों की जांच करने का प्रस्ताव करता है। कुछ आरोपी फरार हैं, इस प्रकार निकट भविष्य में ट्रायल शुरू होने की कोई संभावना नहीं है। यह घटना 23 सितंबर 2018 को हुई थी, जिसमें किदारी सर्वेश्वर राव विधानसभा के सदस्य और विधानसभा में तेलुगु देशम पार्टी के व्हिप और सिवेरी सोमा तेलुगु देशम पार्टी से संबंधित पूर्व विधायक की विशाखापट्टनम में हत्या कर दी गई थी। केस एनआईए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ ये दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि उन्होंने माओवादियों के साथ साथ सह अभियुक्तों को आश्रय और रसद सहायता प्रदान की और उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछाई। अदालत ने यह भी कहा कि अपीलकर्ताओं ने गिरफ्तारी दर्ज होने से पहले ही पुलिस द्वारा पकड़े जाने के तुरंत बाद इकबालिया बयान दिया, इसलिए प्रथम दृष्टया ये बयानों की वास्तविकता के बारे में संदेह पैदा करता है। इस प्रकार अदालत ने विशेष न्यायाधीश एनआईए को अपीलकर्ताओं और प्रतिवादी को सुनने के बाद उचित शर्तों पर 1 सप्ताह के भीतर अपीलकर्ताओं को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक वर्ष 2018-2019 के लिए रेगुलर कोर्स में पोस्ट ग्रेजुएट सीटों में एक बार फिर वृद्धि करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह फैसला केवल सरकारी मेडिकल कॉलेजों में संशोधित शिक्षक अनुपात के तहत है, न कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में। याचिकाकर्ता एडवोकेट ने कहा कि अधिकारी केवल सरकारी मेडिकल कॉलेजों के पक्ष में नीतियां बनाते रहेंगे। खंडपीठ ने टिप्पणी की, उन्हें करने दीजिए, हमें खुशी है कि कई बार वे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का पक्ष लेने की बजाय सरकारी मेडिकल कॉलेजों के पक्ष में हैं और आप जानते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के पक्षधर क्यों हैं, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जहां तक प्राइवेट कॉलेजों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों का संबंध है, एमसीआई विनियमन 1999 के तहत कोई अंतर नहीं है। विनियम समाज रूप से सभी कॉलेजों पर लागू होते हैं, चाहे वे सरकारी कॉलेज हों या प्राइवेट कॉलेज। ये कहा गया, इसलिए कॉलेजों पर लागू होने वाले नियम समान हैं। अगर बुनियादी ढांचे की आवश्यकता समान है तो भारत संघ या इंडिया मेडिकल काउंसिल सभी कॉलेजों के साथ समान व्यवहार करने के लिए बाध्य है और उस कॉलेज के उपलब्ध बुनियादी ढांचे के मुताबिक प्रवेश क्षमता देने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री और खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी की अपील खारिज कर दी। रेड्डी ने हाल ही में कल्याण राज्य प्रगति पक्ष KRPP का गठन किया। नामांकन में उन्होंने घोषणा की कि उनके खिलाफ अवैध खनन से संबंधित 19 मामले दर्ज हैं। रेड्डी, जो करोड़ों के अवैध खनन मामले में आरोपी हैं और जमानत की शर्तों में ढील देने की मांग कर रहे हैं, उन्होंने कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी जमानत की शर्त में छूट मांगी है। रेड्डी ने मंगलवार को अपनी नई पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पक्ष के लिए नामांकन दाखिल किया था। नामांकन में उन्होंने घोषणा की कि उनके खिलाफ अवैध खनन से संबंधित 19 मामले दर्ज हैं और अदालतों के समक्ष विभिन्न चरणों में लंबित हैं। मालूम हो कि भारतीय जनता पार्टी से 2 दशक पुराना रिश्ता तोड़ते हुए अवैध खनन मामले में आरोपी रेड्डी ने हाल ही में कल्याण राज्य प्रगति पक्ष यानी KRPP का गठन किया है। वो अपनी पार्टी के साथ कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मैदान में उतरे हैं। जनार्दन रेड्डी ने कल्याण राज्य प्रगति पक्ष के चुनावी घोषणा पत्र में किसानों को रोजाना 9 घंटे की निःशुल्क बिजली आपूर्ति, 5 लाख से कम आय वालों के लिए आरोग्यश्री स्वास्थ्य बीमा योजना, घर की महिला मुखिया को 2500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता, प्रत्येक परिवार को 250 यूनिट मुफ्त बिजली और बेरोजगारों को 2500 रुपये प्रतिमाह भत्ता देने की बात कही है। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। India Legal presents Courts Roundup.